Good afternoon. Welcome to the Scindia Research Center podcast. 5th of June 2025 marks the 100th death anniversary of the philosopher king Maharaja Madhavrao Scindia, a visionary ruler. Today we have a very special guest with us, direct descendant of Maharaja Madhavrao Scindia, Srimant Jyotiraditya Scindia with us. Thank you very much, sir, for joining us for this podcast. Sir, Maharaja Madhavrao Scindia was indeed a visionary ruler. He ruled over the Scindia state that, if we look from a geographical perspective, it was almost equal in size to the Netherlands and Belgium combined. It extended all the way from Maharashtra in the north to Bind Morena in the west, from Gangapur in Rajasthan, all the way to Vidisha and borders of Bhopal in the east. Huge state. He changed the infrastructure of that state, did a lot of stuff there. He's known as the maker of modern Gwalior. Sir, I want to know this from you. That's what actually earned him this epithet. Can you tell us more about the different projects that he executed? First of all, Arunash, thank you for having me with you on this podcast. एक भावनात्मक समय भी है क्योंकि उनके जयंती के करीब 150 वर्ष हो रहे हैं और उनके हमारे बीच में न रहने की शताब्दी वर्ष हम इस वर्ष मना रहे हैं। माधव महाराज प्रथम की जो विचारधारा, उनकी सोच रहती थी कि वे एक शासक के रूप में नहीं, लेकिन एक जनसेवक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। किसी भी संस्था के मार्गदर्शक एक ऐसा अमीट छाप छोड़ता है जो एक महान परिवर्तन अपने जीवन काल में ला पाए। और वो समय 1875 से 1925 पूरे विश्व का वो समय था जब एक नई औद्योगिक क्रांति विश्व में आ रही थी। टेक्नोलॉजी के आधार पर महान परिवर्तन आ रहे थे, सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे और भारत की श्रृंखला अगर में हम देखें तो अगर भारत के उस अवधि में दूरगामी नेतृत्व की क्षमता अगर कहीं थी तो ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर राज्य में माधव महाराज प्रथम की थी। उनकी जो विचारधारा एक नवनिर्मित प्रक्रिया को लाने में एक कैटलिस्ट के रूप में उनका योगदान रहा। चाहे आप सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में देखो, जहां आदिवासी समाज से दलित समाज को राज्य के मुख्य धारा में लाने का क्रियान्वयन उनके समक्ष में किया गया। कैसे? शिक्षा के संस्थानों को स्थापित करते हुए दूर दराज इलाके में आवागमन की सुविधाओं को बढ़ाकर हर व्यक्ति को समान हक और समान न्याय दिलाने की सोच, और उसी के साथ विकेंद्रीकरण, राज्य के शासन का विकेंद्रीकरण भी उनके समय में लाया गया। आज जो पंचायती राज का मॉडल की चर्चा हम लोग करते हैं वो ग्वालियर स्टेट में माधव महाराज के द्वारा 1900 की दशक में लाई गई थी और भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने ये परिवर्तन लाया। आज जो हम लोग बात करते हैं अंतर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, न्यायपालिका और राजतंत्र के बीच में या लोकतंत्र के बीच में, सरकार के बीच में, वो उस समय में उन्होंने ग्वालियर स्टेट में लाया था। और उसी के साथ एक
सोच और विचारधारा कि कैसे राज्य का शासन को आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे संस्थाएं स्थापित की, ग्वालियर राज्य में भी और ग्वालियर राज्य के बाहर भी। उदाहरण के तौर पे सिंधिया स्कूल, जो आज विश्व का सबसे प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल है लड़कों के लिए, वो उनके शासनकाल में स्थापित हुआ 1897 में, 97 में, एक सरदार स्कूल के रूप में, और आज सबसे विश्व के प्रसिद्ध स्कूल के रूप में स्थापित है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फर्स्ट प्रो वाइस चांसलर थे, और उन्होंने अपने स्वयं की राशि से दान भी दी बीएचयू की स्थापना के लिए। कई बहुत कम लोगों को इस विषय पर सूचना है। लाला जी के साथ मिलकर उन्होंने उस समय में की थी। और स्टेट में भी अनेक शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की। ग्वालियर स्टेट को प्रथम पंक्ति में अधोसंरचना के क्षेत्र में लाने के लिए ग्वालियर लाइट रेलवे की स्थापना की, जो ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड और ग्वालियर से श्योपुर दूर दराज इलाके तक किसानों की आवागमन की सुविधा के लिए ये स्थापित किया। और उसी के साथ उस ज़माने में एयरबोट्स के द्वारा यूरोप में से एयरबोट्स आते थे और टेकनपुर के लेक में लैंड करते थे, BOAC का जहाज उस ज़माने में। हाईवेज बनाए गए उस ज़माने में, और सबसे प्रमुख बात, वे किसानों को अन्नदाता करके पुकारते थे। और किसानों की प्रगति और विकास के लिए जहाँ एक तरफ 1919 में ग्वालियर में पशु मेला स्थापित किया, वहीं पूरे ग्वालियर स्टेट में, ग्वालियर से लेकर जैसे आपने कहा मंदसौर नीमच तक और इधर विदिशा तक, बांधों की श्रृंखला स्थापित की। औदा बांध श्योपुर में, या टिगरा हरसी बांध, या मंदसौर नीमच तक, ऐसे करके करीब करीब 700 बांध उस ज़माने के स्थापित किए। और ये एक बड़ा कीर्तिमान है माधव महाराज की स्मृति में कि आज भी पूरे एशिया में सबसे बड़ा बांध मिट्टी का अगर बना हुआ है तो आज भी हमारा हरसी बांध है। तो मतलब कि उस ज़माने की क्या टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग क्वालिटी थी कि आज तक वो इमारत खड़ा है और आज भी जीवन अमृत के रूप में लोगों को पानी के रूप में अमृत दे रहा है। ऐसे करके उस ज़माने में जब पहला विश्व युद्ध भी छेड़ा गया था, ग्वालियर स्टेट की आर्मी गई थी विश्व युद्ध में, और सुएज़ कनाल तक और तुर्की तक फोर्सेस ने पूरी तरह से अपना योगदान दिया। और 1919 में फोर्सेस पहले विश्व युद्ध के बाद वापस आई थी। तो ग्वालियर स्टेट का योगदान और ग्वालियर स्टेट को आगे ले जाने में और वर्तमान के ग्वालियर की अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि पूर्ण रूप से श्रृंखला तैनात और मानचित्र बनाने में माधव महाराज की बहुत बड़ी भूमिका रही। औद्योगिकरण में भी उस ज़माने में जब टाटा स्टील स्थापित हो रहा था और सर जमशेदजी टाटा अमेरिका गए थे पूंजी निवेश एकत्रित करने के लिए, और अमेरिका से उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई, फिर इंग्लैंड गए, लंदन में भी उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। जब वे यहाँ आए तो 100% टाटा स्टील का डिबेंचर इशू माधव महाराज ने अपनी स्वतः की राशि से इन्वेस्ट किया, और उसी के साथ GD बिरला जी के साथ बहुत सारे नए औद्योग की श्रृंखला ग्वालियर में स्थापित किए। JC मिल्स, जीवाजीराव कॉटन मिल्स अपने पूज्य पिताजी के नाम पर स्थापित किया गया। सिमको जो इंजीनियरिंग की संस्था थी, और उसी के साथ जिस संस्था को हम नाम से जानते हैं ग्रासीम, पर किसी को बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एक्रोनिम किसके लिए है, ग्वालियर रेयन एंड सिल्क मिल्स। तो औद्योगपतियों के साथ सामाजिक न्याय, मूलभूत अधोसंरचना, एक शिक्षा, कृषि,
मेडिकल के क्षेत्र में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया ग्वालियर स्टेट में। तो उनका एक दूर दृष्टिकोण था और उनके पीढ़ी के शायद सर्वश्रेष्ठ और सर्वदूरदर्शी शासक माधव महाराज होते थे। श्रीमंत, आपने बड़ी अच्छी तरीके से पूरी चीज़ को रखा और इंडीड जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया की मदद की, हम देखते हैं कि वो 1925 में 1925 में उनका देहांत हुआ और उसकी एक साल के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा जिन्हें उन्हें एक टाइटल दिया गया द इंडियन कार्नेगी, क्योंकि उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो रोल प्ले किया वो एक तरह के से वो प्राइमस इंटर पेरिस थे, फर्स्ट अमंग इक्वल्स ही कह लीजिए आप उनको। वो 5 जो बड़े राजा थे उनमें वो एक सितारा की तरह उभरे। मैं तो कहूँगा केवल सितारा नहीं, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, बिल्कुल बिल्कुल श्रीमंत। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट इट्स अबाउट लेजिस्लेशन, इट इज अबाउट लॉज। हम लोग आजकल ये कहते हैं कि कानून बड़ा होता है, लेक्स इज अबव द रेक्स, राजा से बड़ा कानून होता है। उस समय में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने ये सोचा कि मैं 12 वॉल्यूम की दरबार पॉलिसी बनाऊं, 36 मेमोरेंडा उन्होंने बनाए। उसके अलावा उन्होंने एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स उनकी हर साल आती थी कि किस तरह के से लोगों को सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्टेट का करना है। उसके साथ एक उनकी इंस्पेक्शन नोट्स, उसका कलेक्शन फॉर्चुनेटली हमें हमारे रिसर्च में पता चला कि वो जहाँ भी जाते थे उसके इंस्पेक्शन नोट्स बचा के रखते थे प्रेसिडेंट्स के तौर पर। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ श्रीमंत, दैट when was the first time that you discovered the Darbar policy and what are the things in the Darbar policy that influenced you? जो मैंने अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में कि सफलता के दो पूरक या दो भाग होते हैं। एक होता है आइडिएशन, विजनरी, व्यक्ति की क्षमता एक पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट करने के लिए, एंड ही हैड दैट कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू सी well, not well beyond his years, well beyond his decades. And along with that is also the ability of a visionary to be able to execute. It is not whether you have one or the other. Both are necessary conditions for success. You must have the ability to be a visionary and you must have the ability to be able to translate that vision into reality. That is the formula of being able to affect change. ये दोनों क्षमताएं अपार क्षमता में माधव महाराज की थी। और ये जो किताब हमारे सामने है दरबार पॉलिसी, जो 12 वॉल्यूम में उन्होंने अपनी सोच, अपनी विचारधारा, इस किताब के हर पृष्ठ पे माधव महाराज की सुगंध है। माधव महाराज की केवल विचार नहीं लेकिन उनकी आत्मा की आवाज़ है। और जो आधुनिक युग में प्रजातंत्र में एक सांसद होने के नाते मैं अनुभव करता हूँ कि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति, हमारा संकल्प, हमारी प्रेरणा, हमारी कार्यशैली, हमारी प्रोसेसेस जिसके आधार पर वो अकाउंटेबिलिटी हो, वो सारा का सारा इस दरबार पॉलिसी में पूर्ण रूप से निर्धारित है। इस दरबार पॉलिसी में स्टेट को कैसा चलाना, वर्तमान युग में राज्य को या देश को कैसे चलाना, हर विभाग की क्या जिम्मेदारियां हैं, रेवेन्यू कलेक्शन होगी तो वो कैसे करना, एकत्रित करके उसे सेफगार्ड करके रखने की तरीके, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसकी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, सोशल स्पेंडिंग एजुकेशन में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में, इरिगेशन में किस तरीके से होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आप बना रहे हो
तो उस स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इंजीनियरिंग टैलेंट क्या होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर के साथ मानव संसाधन मिलाना है तो आपकी टीचर और डॉक्टर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। स्टेट के मिनिस्टर्स की प्रशिक्षण क्या होनी चाहिए। हाउ शुड द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ योर स्टेट बी ट्रेन्ड सो दैट दे कैन कैरी आउट। सो आज के जमाने में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, उनका क्या प्रशिक्षण होना चाहिए और किस तरीके से स्टेट चलना चाहिए। अनेक डिपार्टमेंट्स के साथ 9 कमिटियां कैसे अपना पूर्ण हर साल का रिपोर्ट प्रेषित करें, वो पारदर्शिता के साथ जनता के समक्ष रखा जाए। जैसे मैंने आपको कहा, विकेंद्रीकरण राज्य का, पंचायत को किस तरीके से हक दिया जाए कि वे अपना विकास कर पाएं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका के अधीन शासक भी उतना ही जवाबदेही उसे देना होगा। और आखिरी में शासक और राज्य के बीच में दूरी, कि राज्य का कोष रहे और शासक का कोष अलग रहे, उसमें दो मिलाप न हो। आने वाले पीढ़ी में शासकों को की क्या पद्धति होनी चाहिए, उनकी प्रशिक्षण, उनका अपब्रिंगिंग किस तरीके से होना चाहिए, ये सारे चीज़ दरबार पॉलिसी में रखी गई हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि आज भी मध्य प्रदेश राज्य के कुछ रेवेन्यू के अंश, रूल्स आज भी दरबार पॉलिसी के डेरिवेटिव्स हैं। एंड श्रीमंत फाइनेंस की दरबार पॉलिसी नहीं रखी। बिल्कुल, रेवेन्यू कलेक्शन, फाइनेंस, किस तरीके से राज्य को चलाया जाए, कैपिटल अक्यूमुलेशन किया जाए, डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसा हो। मैनेजमेंट के गुरु थे, सोशल अपलिफ्टमेंट के गुरु थे, और जन जन के साथ उनका, ये तो प्रजातंत्र के हम लोग 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं, पर जनता के साथ जुड़ाव उस ज़माने में कहा जाता था लश्कर कैंप। उनका लश्कर और कैंप लगता था ग्रामीण इलाकों में। उदाहरण के तौर पर हमारे ग्वालियर के करीब पोहरी है, जो एक उस ज़माने में पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र रहता था। रात को उनकी वहाँ कैंप लगती थी, आदिवासियों के साथ लेंगी खेलते थे और रात्रि विश्राम वहाँ होता था टेंट में। आजकल के ज़माने में हम लोग सर्किट हाउस में रहते हैं, डाक बंगलों में रहते थे। उस ज़माने में माधव महाराज टेंट में रहते थे, जंगल के बीच में, और एक जुड़ाव जन जन के साथ। रात को जयविलास महल से कपड़े बदल कर निकलते थे, बैलगाड़ी में बैठते थे, ग्वालियर शहर में घूमते थे, वेशभूषा बदल के, सुनने के लिए कि अरुणाश गोस्वामी उनके मंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं, फलाने के बारे में क्या कह रहे हैं, सरकार कैसी चल रही है। हम जो बात करते हैं ना 360 डिग्री फीडबैक का, टुडे आज के मैनेजमेंट के गुरुज, वो 360 डिग्री के फीडबैक 100 साल पूर्व नहीं, 150 साल पूर्व माधव महाराज लेते थे अपने आप। और एक कहानी है कि एक बार रात को घूम के जब वे वापस जयविलास पहुंचे तो बाहर के पहरेदार ने उनको रोका और उनको टोका कि क्या समझ रहे हो तुम, कैसे अंदर जा सकते हो। तो अगले दिन उन्होंने उसे भी पुरस्कृत किया कि तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, पर अगले बार थोड़े प्यार से निभाना। तो एक जुड़ाव, एक लगाव था उनका जन जन के साथ, किसान हो या शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो, हर एक के साथ एक जीवित संपर्क और एक जीवित लगाव। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और मैं ये कहना चाहूँगा, इन्हीं वजह से शायद से कृष्ण कुमार बिरला जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि 3 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू ग्वालियर स्टेट का जयपुर स्टेट से हो गया था, क्योंकि मे बी ये जो गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, जो भी मैं आपसे सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो उस समय में जो हम ये सोचते हैं कि आज का इनोवेशन है, आज हम कर्म योगी स्कीम और सारी जो स्कीमें आ रही हैं हम सीखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग देते हैं, वो कहीं ना कहीं
उनके मार्गदर्शन में उस समय भी हो रहा था, ये खासकर नई जनरेशन को सुन के सरप्राइज होता है, पर ये फैक्ट है। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कई लोगों को नहीं मालूम है, पर जो दिल्ली में देश की राजधानी में हम लोग दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसेस में हम लोग आज चलते हैं, वो डीटीसी की स्थापना माधव महाराज ने की थी, नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रूप में। और उस ज़माने में ग्वालियर स्टेट के सभी शहरों को और दिल्ली को और राजस्थान को जोड़ने का कार्य बस की प्रक्रिया से उन्होंने शुरू की थी। और नॉर्थ इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जब विलय हुआ तब सरकार को दी गई, और उसका अवतार आज हमारे बीच में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रूप में। सिंधिया स्टीम शिपिंग कंपनी में भी उनका योगदान रहा। जैसे मैंने कहा आपको, चाहे नागर विमानन हो, रेलवेज़ हो, एक बहुत व्यापक और दूर दृष्टिकोण की विचारधारा उनकी थी। सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, और मैं लाइक टू टेल व्यूअर्स कि आज भी आप दिल्ली में घूमते हैं और सिंधिया हाउस नाम पढ़ते हैं कनॉट प्लेस पे, तो याद रखिएगा ये वो जगह थी जहाँ कहीं कभी ग्वालियर पॉटरीज एंड डीटीसी, जो पहले ग्वालियर नॉर्थ इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी था, उसके दफ्तर हुआ करते थे। सो अमेजिंग, लाइक इट्स कांट इवन थिंक अबाउट इट टुडे इन दिस वे। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज दिस कि माधव महाराज के बारे में इट्स सेड दैट आपने इकोनॉमी, आपने वाणिज्य का एक बहुत, ही वाज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट बिकेम द मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेटर। उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज डेवलपमेंट भी बनाया। उन्होंने, जैसे आपने बताया कि अपनी पर्सनल जो प्रिवी पर्स है या अपनी इनकम है उसको स्टेट से अलग करने का कोशिश किया। कोई ऐसी पर्टिकुलर स्कीम या एज एन इकोनॉमिस्ट आपको, जो आज भी आप एज एन इकोनॉमिस्ट सोचते हैं एंड यू फील दैट यू नो दैट इज अमेजिंग, दैट इज समथिंग दैट वी ऑल इकोनॉमिस्ट शुड स्टडी, ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगती हो? मैं मानता हूं कि जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दशक में भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के कदम कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्षेत्र में 10 गुना नहीं, मैं तो कहूँगा कि 1000 गुना आगे बढ़ाया है। पिछले वर्ष हमारे 11,21,000 करोड़ का कैपेक्स भारत सरकार का हुआ है। और भारत सरकार के बारे में कोई सोचता नहीं था कि इतनी ज़्यादा क्षमता भारत सरकार की कभी हो सकती है। इसके आधार पर 2 डिविडेंड्स भारत को मिले हैं प्रधानमंत्री जी की सोच के आधार पर। पहला डिविडेंड ये है कि एक अधोसंरचना की नींव बन गई, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, वाटरवेज, पावर, टेलीकॉम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ। और दूसरा डिविडेंड ये है कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा पूंजी निवेश करके एक छलांग भारत ने लिया है। और इसी के तहत हम लोग 11वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति से बढ़ के हम लोग 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने। और 2 हफ्ते पहले हम लोग ने जापान को पीछे करके हम 4थी बड़ी आर्थिक शक्ति पूरे विश्व में बन गए। यही मॉडल माधव महाराज ने 100 साल पूर्व अपनाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन ग्रोथ, कि केवल निजी क्षेत्र पर हम लोग बोझ न डालें, अपने आप स्टेट को आगे बढ़ना होगा। और ये जो हमने चर्चा की, बांधों की श्रृंखला, रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्वास्थ्य की संस्थाएं, स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। और उसके आधार पे क्या हुआ? उसके आधार पर जीडी बिरला साहब जैसे लोग आकर्षित हुए ग्वालियर स्टेट में। टाटाज के साथ इन्वेस्टमेंट
ग्वालियर स्टेट का हुआ। और ग्वालियर स्टेट स्वतः ग्वालियर स्टेट में नहीं निवेश कर रहा था, पर ग्वालियर स्टेट के बाहर भी निवेश कर रहा था। शिक्षा के संस्था में BHU इस्टेब्लिश की गई अनुदान के आधार पर, टाटास के साथ निवेश किया गया। तो ग्वालियर स्टेट और ग्वालियर के शासक माधव महाराज एक तरीके से एक नक्षत्र की तरह उभरे, केवल ग्वालियर स्टेट नहीं लेकिन भारत को भी बढ़ाने के लिए। अब उस जमशेदपुर के चट्टान में ना अमेरिका की कोई विश्वास थी और ना इंग्लैंड की। विश्वास रही तो केवल माधव महाराज की रही, भारत के दूसरे शासकों की भी विश्वास नहीं रही। पर वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, दूरदृष्टिकोण, वो माधव महाराज का था। तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि कैसे स्टेट को आगे बढ़ाना है, और स्टेट को आगे बढ़ाओगे, लिविंग कंडीशंस को आगे बढ़ाओगे तो समूचा क्षेत्र प्रगति और विकास के मार्ग पर प्रशस्त होगा। आज और पर्यावरण भी, मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्टली पर्यावरण के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा प्रेम था। उन्होंने शिवपुरी, जो वर्तमान शिवपुरी शहर है, वो इनके द्वारा ही बसाया गया था। सिंधियाज का समर कैपिटल बना, और भगवान शिव की नगरी के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और इसलिए माधव महाराज की छतरी भी बनी है तो उनके प्यारे शिवपुरी में बनी हुई है। Srimant, I just wanted to add one interesting thing. It's my personal experience. So, we know that he passed away in Paris. So I visited the spot, Chateau de Madrid, where he passed away, and then he was cremated at Père Lachaise. But before he died, he made it categorically clear that take my ashes back to India and take it to Shivpuri. मैंने वो नगरी बसाई है, उसको ज़मीन से उठा के उसको एक पूरा शहर बनाया है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो एशेज़ हैं वो फ्रांस में रहे। बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पर हिंदुस्तानी मूल के हैं जिनकी वहाँ पर कब्रें हैं, पर आप मेरे जो अवशेष हैं, जो मेरी अस्थियाँ हैं, वो आप प्रयाग में थोड़ा छिड़क देना और फिर ले जाके मुझे मेरे शिवपुरी में। सो एज इट इज सेड, एक हम आई जस्ट वांटेड टू टेल माय व्यूअर्स कि आप लोग जब आगरा जाते हैं, यू सी द लिटिल ज्यूल बॉक्स ऑफ इंडिया, इत्मादुद्दौला। देयर इज ऑल्सो अ लिटिल स्मॉल ज्यूल बॉक्स ऑफ मध्य प्रदेश विच इज द छतरी ऑफ माधव महाराज। यू सी द ब्यूटिफुल पिएट्राडूरा वर्क, जो उस पर नक्काशी का काम किया गया है, जो ताजमहल और उससे इंस्पायर्ड है। सो आई मीन, आप में से जो लोग आज भी, जैसे श्रीमंत ने बोला, देखना चाहते हैं कि माधव महाराज ने स्क्रैच से कैसे उसे उठाया, जो उन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट, कैसे जहां रेल लाइन गई, जहां पर हाईवेज गए, उसको कैसे डेवलप हुआ। आप शिवपुरी देखिए, ज़रूर शिवपुरी को विजिट कीजिए। श्रीमंत, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू इज दिस, दैट यू मेंशन अबाउट इन्वायरमेंट। आपने नेचर की बात की, आपने वाइल्ड लाइफ की बात की। ड्यूरिंग माई रिसर्च हम पढ़ रहे थे तो ये पता चला इस बार इस चीज़ के बारे में कि जो फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसफ़र जो एक हुआ था, आज हमारे साथ चीता आए हैं, उस समय में माधव महाराज अपने जो उनके मित्र होते थे, उस समय अबिसीनिया के शेर लेके भारत में, मध्य प्रदेश में आए थे। आप उस लेगेसी से आते हैं, आपने वो भी देखा है और आज वाला भी देखा है। सो व्हाट यू सी दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपकी सलाह क्या रहेगी आने वाले जो लोग हैं जो इन्वायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को बचाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो क्या सीखें माधव महाराज से, या क्या पढ़े उनके लाइफ से, जिससे अपार्ट फ्रॉम जो उन्होंने ये शेर लाए उसके अलावा और सी क्या चीज़। माधव महाराज का एक बहुत पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेम था, और ये पानी की टंकियाँ, बांध, एक तरफ कृषि के लिए और एक तरफ पर्यावरण के लिए भी। महात्मा गांधी जी ने हमको कहा है कि अंग्रेज़ी में उनके शब्द हैं कि दी अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। माँ पृथ्वी की रक्षा की सुरक्षा करना भी हर एक इंसान का दायित्व होता है। माधव महाराज का जो एक प्रेम पर्यावरण के प्रति था, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जानवर हो,
और उन्होंने शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क की स्थापना की। पुराने हंटिंग रिजर्व्स होते थे ग्वालियर राज परिवार के, पर उसे एक नेशनल पार्क के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और वहाँ एक मनुष्य का बनाया हुआ बांध चांदपाटा, जो शायद सबसे सुंदर बांधों में से एक है, मनुष्य के बनाया हुआ। रात को चंदा मामा दिखता है तो चांद की परछाइयाँ उस झील में भी दिखती हैं। और उसी के साथ जहाँ वहाँ टाइगर्स होते थे, वहीं कूनो में अफ्रीका से 1909 या 1919 में करीब 19 लायन लाए गए। उनको कूनो में ब्रीड किया गया। और दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद पोचिंग भी बहुत बढ़ गई और वे समय की तारतम्य में विलीन हो गए। पर अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ एक चीता का नया संग्रह शुरू किया गया है, जो विश्वव्यापक कूनो दोबारा बनेगा। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया है। जिस क्षेत्र में टाइगर्स की श्रृंखला होती थी वो शून्य हो चुकी थी 15 साल के लिए, और आज वहाँ दोबारा टाइगर्स की दहाड़ सुनाई में आती है। हम लोग ने 5 नर और मादी और 2 छावा, जो हम मराठी में कहते हैं, वो भी अब वहाँ एकत्रित हो गए हैं। तो 7 टाइगर्स हमारे रिज़र्व में आ चुके हैं। तो दोबारा एक क्षेत्र फले फूले। और पुराने ज़माने में एक कॉरिडोर होता था अरुणाश, राजस्थान के रणथंभौर से कूनो, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, कूनो से शिवपुरी, क्योंकि शिवपुरी उसे बॉर्डर करता है कूनो को, शिवपुरी से पन्ना, और फिर पन्ना से कॉर्बेट तक। और मेरी आशा है कि ये दोबारा कॉरिडोर पूरा स्थापित हो, ताकि जो टाइगर नेपाल के तराई से आ रहा हो वो राजस्थान तक जा पाए और राजस्थान का टाइगर तराई तक जा पाए। ये जेनेटिक एक्सचेंज स्पीशीज़ की भी बहुत ज़रूरी है लॉन्जिटिविटी के लिए। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वर्तमान की मांग है जलवायु परिवर्तन के कालखंड में कि हम लोग पृथ्वी माँ की पूजा अर्चना करें, ध्यान रखें और संरक्षण करें। सर, आपने छावा का जिक्र किया, तो मैं वहीं से उसको उठाते हुए एक चीज़ आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू इज दिस। माधव महाराज के 2 बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III बड़ौदा के, और दूसरे छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर के। एंड इन तीनों को इंडियन इतिहास के अंदर सोशल रेवोल्यूशनरीज के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि आरक्षण का एक विचारधारा लाए, दलित उद्धार की विचारधारा लाए। एंड इंटरेस्टिंगली, जब माधव महाराज बीमार थे पेरिस में, तो उनके साथ अगर कोई उनके साथ थे तो सयाजीराव गायकवाड़ थे। आप इस दोस्ती को किस तरह से देखते हैं, और इस दोस्ती से आपने क्या अपने जीवन में देखिए, मैं मानता हूँ कि उस समय के कालखंड के शायद भारत के 3 सबसे प्रतिष्ठित और क्षमतावान शासक नहीं, लेकिन नेतृत्व करने वाले क्षमतावान मनुष्य में ये 3 हस्तियां हैं जिनका जिक्र आपने किया। छत्रपति शाहू महाराज और माधव महाराज एक दूसरे के समकक्ष थे, दोनों में 2-3 साल का अंतर ही था। बड़ौदा के सयाजीराव महाराज और इन दोनों के बीच में करीब 10 साल का अंतर था। तीनों के तीनों मराठा शासक थे। तीनों के तीनों ने केवल अपने राज्य को नहीं, लेकिन भारत को एक नई गति प्रदान की, एक नया नेतृत्व प्रदान किया।
सयाजीराव महाराज की शासन में जो उनकी स्वयं की एक पारिवारिक रिश्ता बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, और जो दोनों ने मिलकर एक उत्थान हमारे समाज में और हमारे देश में लाया, और शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई क्रांति सयाजीराव महाराज ने लाई, और वहीं शाहू महाराज ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए, दलित उत्थान के लिए जो एक नई जागरूकता एक चिंगारी की तरह फैलाई, और तीनों के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता भी था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता एक समकक्ष के रूप में नहीं, पर थोड़े से एक अगर मैं कहूँ कि एक बड़े भाई के रूप में या एक काका या चाचा के रूप में, वो एक रिश्ता था माधव महाराज और सयाजीराव महाराज के बीच में। और सयाजीराव महाराज के भी एक दिल का बड़ा भाग माधव महाराज के साथ जुड़ा हुआ होता था, और वे चाहते थे कि वे उनके दामाद बने, पर वो हो नहीं पाया। पर फिर भी और बहुत बड़ा प्रेम माधव महाराज के साथ होता था, और माधव महाराज सदैव उनको एक मान्यता देते थे और एक सम्मान देते थे। और कहा जाता है कि जब वे बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए पेरिस में, सयाजीराव महाराज रोज़ उनके कमरे में 12-13 घंटे बिताते थे, और जब असीम दर्द के समय में भी जब डॉक्टर उनसे कुछ पूछते थे करने के लिए, तो अगर सयाजीराव महाराज कहते थे तो माधव महाराज इमीडिएटली मान जाते थे। तो एक बहुत घनिष्ठता का रिश्ता तीनों के बीच में रहा, और मैं मानता हूँ एक तीनों के तीन मेरे लिए प्रेरक हैं, और तीनों की ज़िंदगी, तीनों की एक सेवा भाव, तीनों का एक भारत के प्रति समर्पण और एक नई दृष्टिकोण और विचारधारा लाने का एक ज्वलंत दृढ़ इच्छा शक्ति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को रखा। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी अगर आप माधव महाराज और शाहू महाराज के द्वारा किया गया काम को अगर आप देखना चाहते हैं, तो बेम्बुर्दा पुणे में छत्रपति शिवाजी का जो फर्स्ट इक्वेस्ट्रियन स्टैचू है, जो ऑल इंडिया शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी के कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को जो आपने बताई श्रीमंत, उसको आज भी आगे ले जा रही है। द लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू श्रीमंत इज दिस, दैट you mentioned about the contribution of Madhav Maharaj during the First World War. Now, in fact, he had a phenomenal contribution. उन्होंने नायरोबी कीनिया में अस्पताल बनवाया, उन्होंने स्यूज़ कनाल की रक्षा की, उन्होंने जॉर्डन में, इज़राइल में, ग्रीस में कहाँ अपनी सेना भेजी। टुडे, आज के दिन में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, और जहाँ तक सिंधिया परिवार का इतिहास है, इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन इफ आई से दैट जो इंडिया का पहला मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन था वो इसी परिवार ने किया, इनके पूर्वज महाजी सिंधिया के अंडर। तो आज जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं या वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो एक लेटर आई फाउंड आउट श्रीमंत, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ उसको देख के, क्योंकि वो क्वीन ऑफ बेल्जियम के द्वारा दिया हुआ लेटर था, जिसमें वो कहती हैं कि हमारे ऑर्फन बच्चों को, जो बच्चे थे, उनको बेल्जियन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा माधव महाराज ने दिया। या एक लेटर I got from the king, like I discovered, of King of Serbia, Peter the First Karađorđević, and he said he awarded crosses to the army of Scindia army, and because they campaigned in the Balkans. So the question I have is this, कि आज भी क्या हम ये जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम क्या माधव महाराज के जो विचारधारा है इनको, क्या हम इसको आज भी, क्योंकि पोलराइजेशन हो चुका है, कैंप पॉलिटिक्स फिर से दुनिया में देखी जा रही है, हम किस तरीके से उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं? व्हाट्स योर पर्सनल व्यू ऑन दैट, बीइंग द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ माधव महाराज? देखिए, मैं मानता हूँ कि माधव महाराज की जो सोच और विचारधारा थी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम की उनकी सोच थी, और जो उदाहरण आपने दिए वो इसी के प्रमाण हैं। और उनका एक
दोनों तरफ से आवागमन हो, हमारा एक योगदान हो विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, और विश्व के लोग भी हमारे यहाँ आकर हमारे क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएं। इसलिए काफ़ी इंजीनियर्स जिन्होंने इन बांधों पे काम किया, इस रेलवे सिस्टम पे काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उनको भी नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक को लाने के लिए विश्व के लोगों को भी यहाँ लाया गया उनका इस्तेमाल करने के लिए। तो उनका एक बहुत बड़ा एक अमिट छाप रहा है, जैसे आपने उदाहरण दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा, अगर आप एक सेंटेंस में मुझे कहें, तो माधव महाराज एक जनता के व्यक्ति थे। ही वॉज अ पीपल्स मैन, और एक शासक नहीं, लेकिन एक परिवार के मुखिया थे। वो परिवार संपूर्ण राज्य और राज्य के बाहर के लोग भी उनके परिवार के सदस्य थे, और उसी मूल मंत्र के साथ सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी ने सेवा भाव का रास्ता अपनाया। वर्तमान के कालखंड में अब वो माध्यम राजनीति हो चुकी है, और इसलिए मैं अंत करूंगा इसी भावना के साथ, जो मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव हमको कहा है कि ज़िंदगी में हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसा कि आपने सुना, you heard from Srimant about how beautifully he summarized the entire narrative, the entire ideology of Madhu Maharaj. आज भी वो आइडियोलॉजी हमारे साथ है, इन ग्रंथों के रूप में, इन बुक्स के रूप में, उन बच्चों के रूप में जो सिंधिया स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और माधव महाराज के उस कंट्रीब्यूशन के रूप में जो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारी आज़ादी के मूवमेंट में जो उन्होंने पैसे दिए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, आज भी जो हम आज़ादी हैप्पीली वी आर लिविंग पीसफुली एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन एंड द डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपेंड, कहीं ना कहीं वो एक लॉन्ग लेगेसी है जो श्रीमंत भी अपने आप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अगेन इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और आपने अपनी आदरांजलि, श्रद्धांजलि माधव महाराज को दी। आई होप ऐसे ही यू कीप गाइडिंग अस and telling us more about your illustrious ancestors. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.